हेलो विद्यार्थियों, सुपर कंसेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हल करने वाले हैं। साल 2012 में जो साइंस एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट को सवाल किए गए थे, हम लोग उन्हीं सारे सवालों को लेते हैं और यहाँ पर हम दोनों ही मीडियम में जो है वो प्रश्न को लेंगे और आपको दिखाएंगे सारे प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उसका डिटेल एनालिसिस हम पीछे व्हाइट बोर्ड पर करने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं भाई? एडम स्मिथ को, है ना। एडम स्मिथ ही क्या है? अर्थशास्त्र के जनक हैं। इन्हीं को हम लोग अर्थशास्त्र का पितामह कहते हैं या फिर आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। इनका किताब जो है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने किताब भी लिखा हुआ था। कब लिखा हुआ था भाई? तो किताब पब्लिश हुआ था 1776 ईस्वी में। किताब का नाम क्या था? एन इंक्वायरी। ठीक है, नोट करते जाइएगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, इनटू द क्या? नेचर एंड कॉजेज। ठीक है, नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, अब कहेंगे सर इतना लंबा किताब का नाम? बिल्कुल, लेकिन आप समझिए इसे शॉर्ट में कैसे ध्यान रखेंगे। द वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि वेल्थ ऑफ नेशन किनकी रचित किताब थी? किन्होंने लिखा था इस किताब को? एडम स्मिथ ने लिखा था। और एडम स्मिथ को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो नोट कर लीजिए कि एडम स्मिथ का जन्म हुआ था 1723 ईस्वी में। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1790 में हो गई थी। कहानी की तरह समझिए, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ क्या? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्या? जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र के जनक या फिर अर्थशास्त्र के पितामह। इन्हीं को जो हम लोग कहते हैं फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पितामह कौन है? एडम स्मिथ हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र का परिभाषा किस प्रकार से दिया था? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अर्थशास्त्र की परिभाषा हम नोट कर रहे हैं। ये कह रहे थे अर्थशास्त्र को कैसे कि अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। धन की जगह पर कई बार लिखा रहेगा संपत्ति, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। धन का विज्ञान, है ना, है। ठीक है, किसने कहा था ऐसा? और इन्होंने जो डेफिनेशन दिया था वो कैसा था? अंग्रेजी में कहा था इकोनॉमिक्स इज द साइंस, इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ। ये डेफिनेशन रहा किनका? एडम स्मिथ का। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, यहाँ से भी आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम हटाएंगे इसे और हम अगला प्रश्न जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर दूसरा प्रश्न कौन सा है। इस पर भी हम इसी ढंग से डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन हम लोग कंटेंट पर फोकस करेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न ना छूटे। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, यानी कि हु सेड दैट इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस। ऐसा किसने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? तो यहाँ पर चयन का विज्ञान है या चुनाव का विज्ञान है। ऐसा कहा था किसने? प्रोफेसर रॉबिन्स ने। प्रोफेसर रॉबिन्स के बारे में जानिए। रॉबिन्स ने भी एक किताब लिखा हुआ है ना, प्रोफेसर रॉबिन्स ने, और वो किताब प्रकाशित हुई थी 1932 में। ठीक है, तो रॉबिन्स के बारे में जानिए। इनको कई बार रॉबिन्सन भी बोलते हैं, रॉबिन्सन। ठीक है, रॉबिन्सन। और यहाँ पर बुक के बारे में जान लीजिए। किताब छपा था कब? 1932 में। किताब का नाम क्या है? एन एसे, ठीक है, ऑन दी नेचर, एन एसे ऑन दी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। ठीक है, ये था किताब का नाम। अब शॉर्ट में ध्यान रखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। किसने लिखा था इस किताब को? रॉबिन्स ने लिखा था। ठीक है, और यहाँ पर परिभाषा भी इनका ध्यान रखिए। अर्थशास्त्र के बारे में इन्होंने क्या कहा है, जो कि आपको सवाल मैंने दिखाया भी। तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया इन्होंने कि अर्थशास्त्र, है ना, चयन, चयन मतलब होता है चुनाव करना, है ना, चयन का
विज्ञान है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि भाई साधन सीमित हैं देश के अंदर में और हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या लें क्या ना लें, क्या खरीदें क्या ना खरीदें, क्या उत्पादन करें क्या ना उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें कितना ना करें, ये सब सोचना पड़ता है क्योंकि साधन भाई उतना ही है। तो इसलिए यहाँ पर संसाधनों का चयन करना पड़ गया ना, इसलिए कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र, पूरे अर्थशास्त्र में यही सीखते हैं कि हम चयन कैसे करेंगे किसी चीज़ का जब हमारे पास वो लिमिटेड हो जाएगा या दुर्लभ हो जाएगा या सीमित हो जाएगा, तो उस समय हम चयन की समस्या का सामना करते हैं। जैसे कि आपको जो है ज़रूरत है 5,000 रुपये की और आपको घर से मिला मान लीजिए केवल 200 रुपये, तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि हम इस 200 रुपये में कौन कौन सी ज़रूरतें पूरी करें और कौन सी ना करें, किसको बाद में ज़रूरतें पूरी करनी है, कौन सी ज़रूरतें अभी पूरी करनी है, इस आधार पर हमें चयन करना पड़ता है। तो इस तरह की समस्या का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में ही करते हैं, ठीक है। तो वही बताया था इन्होंने कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। अंग्रेजी में कहेंगे इसे तो हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस, ठीक है, ऑफ चॉइस। समझ आ गया होगा इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था रॉबिन्स ने, कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है या फिर अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिए। क्या कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होने का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है जिससे कि हमें चयन करना पड़ रहा है पूरी अर्थव्यवस्था के लिए। जैसे कि पूरी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करें, उत्पादन कैसे करें, उत्पादन किसके लिए करें, उत्पादन कितनी मात्रा में करें, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे हो, देश का आर्थिक विकास कैसे हो, इस तरह से हमें जो है चीज़ें सोचना पड़ता है। मतलब ये भी हमारी क्या है, केंद्रीय आर्थिक समस्याएं हैं। क्योंकि ये समस्या पूरे देश या जो है वो राज्य स्तर पर उत्पन्न होता है, तो इसलिए इसे केंद्रीय आर्थिक समस्या कहा गया है। इस तरह की समस्या व्यक्तिगत स्तर पर भी उत्पन्न होता है जिसे हम केवल आर्थिक समस्या समझते हैं, लेकिन अगर चुनाव की समस्या पूरे देश के लिए हो, पूरे राज्य के लिए हो, तो यही हो जाता है केंद्रीय आर्थिक समस्या। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि संसाधनों का आवंटन। संसाधनों का आवंटन मतलब क्या हुआ कि किस क्षेत्र में हम कितने सारे संसाधन लगा दें ताकि वहाँ अच्छा खासा उत्पादन होता रहे। दूसरा क्या है, इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग। ये बहुत बड़ी समस्या है हर एक देश के लिए। ये हर एक देश में सोचना पड़ता है कि हम संसाधन का और बेहतरीन कैसे यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि हमारे पास वो उतना ही है, सीमित मात्रा में है और एक ना एक दिन वो खत्म भी हो जाएगा। क्लियर सी बात है। तो यहाँ पर हमें सोचना पड़ता है कि हम कितनी मात्रा में उत्पादन अभी जारी रखें और उन संसाधनों को हम कैसे यूज करें जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये भी समस्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक जो विकास है, ये भी हमारे देश की एक समस्या है और हमारे देश की नहीं बल्कि हर एक देश की ये समस्या बनी रहती है कि हम अपने देश को और भी ज़्यादा कैसे इकोनॉमिकली डेवलप कर पाएँ, हम कैसे सारे लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। ये हर एक देश को लगातार और हर दिन सोचना पड़ता है, प्रति घंटा प्रति सेकंड सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिसोर्सेस पूरी दुनिया के अंदर में जो संसाधन है वो सीमित हैं, दुर्लभ हैं, जितनी हमें चाहिए उतनी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जितनी उपलब्ध है उसकी तुलना में हमारी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं दुर्लभ होना। दुर्लभता का क्या मीनिंग होता है इसको आप समझ लीजिए, चूँकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी ना कभी। तो दुर्लभता का मतलब यहाँ पर हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में स्कैरसिटी। क्या कहते हैं? स्कैरसिटी, यानी कि दुर्लभता एक ऐसी स्थिति है जिसमें संसाधनों की मांग, क्या कह रहे हैं, संसाधनों की क्या मांग, और दूसरी तरफ संसाधनों की पूर्ति, संसाधनों की पूर्ति, ठीक है। यहाँ पर क्या है, संसाधन की मांग ज़्यादा हो रही है और संसाधन की पूर्ति क्या है, कम है। ये जहाँ पर स्थिति दिखा आपको, है ना, कि संसाधन की मांग ज़्यादा हो रही है, संसाधन की पूर्ति कम, इसे हम दुर्लभता की स्थिति कहते हैं। हम कॉपी चाहते हैं कि अभी हमारे पास जो हो 10 कॉपी नहीं बल्कि 100 कॉपी हो जाए और मार्केट में मिल रहा है मात्र 20 कॉपी। समझिए, यानी कि हमें 80 के बराबर यहाँ पर चयन करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा कि हम 20 कॉपी में कैसे काम चलाएं, हमको तो 80 कॉपी जरूरत था। इस तरीके से जब हम फंस जाते हैं तो चुनाव करना पड़ जाता है हमें। यहाँ पर यही है दुर्लभता की समस्या, कि जब संसाधनों की मांग ज़्यादा हो और उसकी पूर्ति कम हो तब हम उसे दुर्लभता कहते हैं। और ये सिर्फ संसाधनों के केस में नहीं, हर एक वस्तुओं के संदर्भ में भी लागू होता है इसी तरीके से। तो यहाँ पर इनमें से सभी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मांग का नियम यह बतलाता है कि कीमत में कमी होने के कारण, कीमत में क्या बोल रहा है, कमी होने के कारण क्या हो जाता है, मांग में वृद्धि हो जाती है।
तथा कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। अब क्या कह रहा है कि कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है, यानी कि यहाँ पर देखें कि प्राइस है, वस्तु का मूल्य है, यानी कि और मांग की मात्रा है, वस्तु का मूल्य है, मांग की मात्रा है, यानी कि वस्तु के मूल्य और मांग की मात्रा में कैसा संबंध देखा जा रहा है, तो दोनों में विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है? इन्वर्सली रिलेटेड है, ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखते हैं। एक बढ़ रहा है, देखो यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है। प्राइस घट गया यानी कि वस्तु सस्ती हो जाती है, तब हम डिमांड ज़्यादा करते हैं सामान्य रूप से, और जब वस्तु महंगी हो जाती है हम डिमांड कम करना शुरू कर देते हैं। टमाटर खूब ज़्यादा महंगा हो जाता है, हम लोग टमाटर कम खरीदते हैं, कहते नहीं टमाटर खाने से पत्थरी होता है ठीक है। और जब सस्ती हो जाती है, अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि मांग और मूल्य दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसा है? इन्वर्सली रिलेटेड हैं। क्लियर है? पता चल गया। अब यहाँ पर प्राइस क्या होता है, ध्यान रखिएगा, प्राइस होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट क्या होता है? वेरिएबल, ठीक है। और डिमांड कैसा होता है? ये होता है डिपेंडेंट, ठीक है, वेरिएबल। ये सब सवाल आप दिमाग में तय कर लीजिए, ठीक है। मतलब ये जो है ना वो निर्भर करता है, मांग निर्भर करता है कि मूल्य कितना है। मांग किस पर निर्भर करता है? कि मूल्य कितना है। समझ गए? तो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यानी कि मांग आश्रित है किसके ऊपर? मूल्य के ऊपर। जैसा मूल्य होगा वैसा ही हम बिहेव करते हैं। वस्तु की कभी डिमांड ज़्यादा करेंगे, कभी कम करेंगे, इसको देख करके, मूल्य को देख करके, यानी कि हम मूल्य को देख करके डिसाइड करते हैं कि हमें खरीदना ज़्यादा है या कम है। क्लियर? पता चल गया। तो मांग और मूल्य में कैसा संबंध? विपरीत संबंध। ऐसा किसने कहा? यानी कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, क्या कह रहा है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यदि अन्य बातें समान हों तो, यानी कि ना उपभोक्ता की आमदनी बदल रही है, ना समय और मौसम बदल रहा है, ना विज्ञापन करने के तौर तरीके बदल रहे हैं, ना उपभोक्ता की आदत, फैशन और रुचि बदल रही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है? तो बोला अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान हैं, स्थिर है, मान लिया गया है ऐसा। तब जा करके द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज, मांग की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, विथ फॉल इन प्राइस। क्लियर है? एंड प्राइस एंड डिमिनिशेस, एंड डिमांड क्या हो जाता है? डिमिनिश हो जाता है, घट जाता है। डिमिनिश होना मतलब घट जाना। व्हेन प्राइस इंक्रीजेज, जब कीमतें बढ़ जाती है। हु हैज सेड दिस, या फिर ऐसा किसने कहा था, ये बताइए। तो ऐसा डेफिनेशन दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। और मार्शल की बात ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वेलफेयर कंसेप्ट के अंदर में, ठीक है। मार्शल, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने भी एक अपना जो है किताब लिखा हुआ था, इनकी किताब के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। इनका किताब छपा था 1890 ईस्वी में। जिस किताब का हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम है भाई? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स मतलब प्रधानाध्यापक नहीं है, प्रिंसिपल्स का मतलब है सिद्धांत। किसके सिद्धांत? इकोनॉमिक्स के सिद्धांत। तो इसको ट्रांसलेट नहीं करना है, किताब का नाम है जैसा है वैसा ही रहने दीजिएगा। ये किताब जो है वो 1890 में छपा था। ये लिखा किसने किताब? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के रचयिता कौन है? राइटर कौन है? ऑथर कौन है? अल्फ्रेड मार्शल है। क्लियरली पता चल गया है अच्छे से। अच्छा, एक और बात कि इसमें इन्होंने जो है वो ना अर्थशास्त्र का डेफिनेशन कैसा दिया, तो अर्थशास्त्र के बारे में इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। क्या कहा? मानव कल्याण का विज्ञान है। लेकिन एक और इनका डेफिनेशन आपको मिलेगा जरूर पढ़ने को, वो क्या होता है? पहले हम इसे अंग्रेजी में लिख देते हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस किसका? ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का विज्ञान है, ऐसा डेफिनेशन दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। सेकेंड डेफिनेशन क्या है इनका? इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? भौतिक कल्याण का विज्ञान है। इनका मानना था कि हमारी ज़रूरतें सिर्फ भौतिक वस्तुओं से पूरा होता है और इसी चीज़ का अध्ययन हम इकोनॉमिक्स के अंदर में करते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हम लोगों की आवश्यकताएं सेवाओं से भी पूरा होता है और उस सेवा से भी हम सेटिस्फाई होते हैं या संतुष्ट होते हैं, यानी कि उससे हमारा कल्याण होता है।
तथास्तु। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ गए कि अर्थशास्त्र क्या है, भौतिक कल्याण का विज्ञान है। यानी कि हम कहते हैं कि ये देख लीजिए हमारे पास मार्कर जो है क्या है, एक भौतिक वस्तु है, कपड़ा भी क्या है, भौतिक वस्तु, व्हाइट बोर्ड भी क्या है, भौतिक वस्तु। इस तरीके से हम क्या भौतिक वस्तुओं से ही केवल अपनी जरूरतें पूरी करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। भगवान ना करे जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं उनकी सेवाएं लेने, बाल कटवाना होता है नाई के पास जाते हैं। अभी आपको एजुकेशन लेना है ना, आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप सर्विसेज लेकर भी सेटिस्फाई होते हैं या संतुष्ट होते हैं। मतलब कि ये सेवाओं को डिफाइन करने के लिए भूल गए, यानी कि सिर्फ इन्होंने भौतिक वस्तुओं के बारे में जिक्र किया, सेवाओं के बारे में जिक्र नहीं किया, इसलिए इनके डेफिनेशन में थोड़ी सी कमी रह गई। लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, कि छोड़िए ना भौतिक और अभौतिक, कल्याण किसका होता है? अर्थशास्त्र से। बोले कि मानव का, बोले कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम इसे भी अंग्रेजी में लिख देते हैं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। समझ आ गया होगा? क्लियर है या नहीं बता दीजिए। अर्थशास्त्र क्या है? भौतिक कल्याण का विज्ञान। किसने कहा? अल्फ्रेड मार्शल ने। अर्थशास्त्र क्या है? मानव कल्याण का विज्ञान है। किसने कहा? अल्फ्रेड मार्शल ने। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखा? अल्फ्रेड मार्शल ने। कब छपा था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स? 1890 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला और माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग जो है वो समष्टि पर बात करेंगे। तो ये यहाँ पर 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एकाधिकार की विशेषता है, यानी कि फीचर ऑफ मोनोपोली इज। तो एकाधिकार बाजार हम किसे कहते हैं भाई, बताइए। एकाधिकार मतलब लग रहा है जैसे कि एक का अधिकार कह रहा है कि नहीं? तो बात बिल्कुल भी ऐसा ही है। मोनोपोली इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं? मोनोपोली। तो यहाँ पर जो दो टर्म लगे हुए हैं उसे आप अलग कर दीजिए जरा। यहाँ पर ग्रीक भाषा के एक शब्द लगा हुआ है मोनो। मोनो मीन्स होता है सिंगल, हम भी सिंगल, आप भी सिंगल है ना, योगी जी भी सिंगल। तो यहाँ पर पॉली, पॉली मीन्स होता है सेलर, ठीक है। तो सिंगल कौन? सिंगल मतलब एक, केवल और केवल एक। और सेलर मीन्स कौन? वस्तु को बेचने वाला, जिसे हम विक्रेता कहते हैं। खेलने वाला जैसे खिलाड़ी, तो बेचने वाला विक्रेता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि जब कोई मार्केट का हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहाँ पर केवल इस इलाके में एक ही सेलर है और वो एक ऐसा प्रोडक्ट बेचता है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अब ये नज़दीकी प्रतिस्थापक वस्तु क्या होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या होता है, अभी बात करते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ देख लीजिए, इसकी पहली विशेषता निकल करके आ गया एकाधिकार बाजार की, कि जिसमें एक केवल बेचने वाला होता है, विक्रेता केवल एक है, खरीदने वाले भरमार होते हैं बहुत सारे, ठीक है। सेलर जो है वो केवल एक है, बायर खूब हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे इसे, कि एक विक्रेता इस बाजार के अंदर है। कहाँ पर? एकाधिकार बाजार के अंदर, मोनोपोली मार्केट के अंदर। लेकिन ये प्रोडक्ट कैसा बेच रहा है? तो वो प्रोडक्ट होगा एक यूनिक प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट होगा? यूनिक प्रोडक्ट होगा। एक ऐसा प्रोडक्ट ये बेच रहा है, एक अनोखा उत्पाद जिसे हम कहते हैं अनोखा, ठीक है, अनोखा उत्पाद। यानी कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जो कि आपको आसपास में अन्य जगह पर नहीं मिलने वाला है, केवल यही इस प्रोडक्ट को बनाता है, दूसरा कोई व्यक्ति बनाता ही नहीं है। तो एक खूब भाव खाएगा इस स्थिति में। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं दूसरे टर्म में, यहाँ पर होता है क्या? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, है ना। यानी कि नज़दीकी प्रतिस्थापक वस्तु नहीं होता यहाँ पे, नज़दीकी प्रतिस्थापक वस्तु का क्या होता है? अभाव होता है। कहाँ पर? मोनोपोली मार्केट के अंदर में। जैसे आप लोग जानते हैं नज़दीकी प्रतिस्थापक मतलब क्या? वस्तु का नाम, ब्रांड के नाम, पैकिंग, उसके स्वाद, उसके आकार, उसके प्रकार, उसका कलर, शेप, साइज, जो भी आप लेना चाहें ले लीजिए। सबके आधार पर आप देखिए वस्तुएं अलग अलग तरह की होती ही हैं रियल लाइफ में। जैसे कि आप साबुन में ही ले लें तो बहुत अलग अलग तरह की कंपनियों का साबुन है, बहुत अलग अलग कंपनियों के साबुन है या नहीं, शैम्पू भी हैं। इसी प्रकार से आप जानते ही हैं पेन भी अलग अलग कंपनियों के हैं, है ना। तो यहाँ पर वो सारी कंपनियां जो है बना क्या रही हैं? पेन बना रही है। तो पेन जो है क्या है? वस्तु तो पेन है ना भाई, लेकिन उसका साइज, शेप, कलर, ये सब जो है भिन्न कर दिए गए हैं। तो वो क्या है आपस में सारे पेन?
सब्स्टिट्यूट है आपस में, क्लोज सब्स्टिट्यूट। जैसे कि हमारे पास दो तरह का इंक है अवेलेबल यहाँ पे, एक वो है सेल्लो जो कि व्हाइट बोर्ड, देखो इसमें लिखा हुआ है सेल्लो, और एक दूसरा हमारे पास जो है यहाँ पर भी, यहाँ पर लिखा हुआ व्हाइट बोर्ड जरूर, लेकिन ये कंपनी अलग है, लक्सकॉट का है, देखो यहाँ पे अलग लिखा हुआ है यहाँ पर कंपनी का नाम, इसमें सेल्लो लिखा हुआ है। तो इस ढंग से हमारे पास एक और है कैमलिन है। तो है तो सारा जो है वो क्या हमारे पास, ये सब सारे क्या हैं, तो हमारे क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं आपस में, यानी कि ये नहीं मिलेगा इससे काम चला लेंगे, ये भी नहीं मिलेगा इससे काम चला लेंगे, और ये नहीं मिला तो और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंक तैयार करती हैं, हम उनका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। लेकिन क्या इनके प्राइसेस जरूरी है कि एक जैसा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसलिए चूंकि इनकी गुणवत्ता अलग अलग होती है, इनका कलर अलग अलग होता है, तो इस ढंग से हम समझ गए कि नजदीकी प्रतिस्थापक वस्तु क्या होता है। लेकिन इस तरह की नजदीकी प्रतिस्थापक वस्तु एकाधिकार बाजार के अंदर में नहीं होते हैं, और इस बाजार के अंदर में अंकल लगा रहे हैं खैनी, अब पहुंचे सामान लेने के लिए, नहीं देते हैं तुरंत, भाव खाते हैं, देते बेटर रुको थोड़ा सा क्या है ये, तो ये मोनोपोली मार्केट है। ये बताता है कि हम यहाँ पर थोड़ा सा भाव खाएंगे, लेकिन एक इसका अच्छा फीचर आपको बताते हैं। ये क्या करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। आपसे पूछेगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी किस मार्केट में होता है, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि मूल्य विभेदीकरण, मूल्य विभेदीकरण किस बाजार की विशेषता है। मूल्य विभेद करना मतलब वस्तु एक ही तरह का है एकाधिकार बाजार के अंदर में, एक ही तरह का, नजदीकी प्रतिस्थापक तो है ही नहीं, एक ही तरह का है, एक ही क्वालिटी का है, एक ही शेप साइज का है, सब होमोजेनियस प्रोडक्ट है इसके पास एक। लेकिन ये क्या करता है, अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। मतलब मान लीजिए कि किसी को देखा कि गरीब आदमी बेचारा कहाँ से दे पाएगा इतना पैसा, थोड़ा सस्ता करके दे देगा, अपना प्रॉफिट, नुकसान में नहीं जाएगा, ये प्रॉफिट में ही देता है, लेकिन थोड़ा सा कम प्रॉफिट चार्ज करता है उससे। समझ पा रहे हैं, मतलब कि पैसे थोड़े से कम लिए उससे। लेकिन अगर कोई दिखा बड़ा सूट बूट में भाई, तो उससे क्या होगा, अधिक प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। वही प्रोडक्ट है जो गरीब को दिया गया, वही प्रोडक्ट है जो अमीर को दिया गया, लेकिन दोनों से अलग अलग चार्ज ये वसूलने की ताकत रखता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी जो है ना, वो मोनोपोली मार्केट की जो है वो सबसे एक बड़ी विशेषता है। और हमने क्या कहा, इसमें नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, इसमें बेचने वाला कितना होता है, सिर्फ एक। तो पूरे मार्केट में जो भी सप्लाई होगा वो इसी के हाथ से होगा, ये नहीं चाहेगा सप्लाई करना तो नहीं भी कर सकता है। यानी कि फुल जो सप्लाई पर कंट्रोल बना हुआ है, कंप्लीट जो कंट्रोल है मार्केट के सप्लाई के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर का बना हुआ है। तो ये कहलाता है आपका मोनोपोली मार्केट। समझ गए होंगे। चलिए और भी चीज़ें बात करेंगे हम आगे। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं हम। देखो, समष्टिगत आर्थिक सिद्धांत संबंधित है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विथ। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी क्या होते हैं, जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जैसे कि पूरे देश के बारे में, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, रोजगार, ये सब क्या होते हैं, पूरे देश के बारे में जान रहे होते हैं। तो कहाँ पढ़ते हैं, ये सब हैं सारे के सारे समष्टिगत आर्थिक सिद्धांत, और पढ़ते कहाँ हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो यहाँ देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या है, इनकम डिटर्मिनेशन, यानी कि आय निर्धारण। ठीक है, आय निर्धारण क्या होता है, इनकम को डिटरमाइन करना पूरे देश के अंदर में कि कैसे आय तय होगा, जैसे कि भूमि का लगान कितना तय होगा, ये सब सारा क्या होता है, इनकम डिटर्मिनेशन ही होता है, यानी कि फैक्टर प्राइस इसे कहते हैं। ठीक है, लेबर की जो है वेजेस या फिर मजदूरी कितनी तय होगी, कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना तय होगा, ये सब सारा पूरे देश के लिए हो रहा होता है। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर इनकम डिटर्मिनेशन हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, और व्यक्तिगत की बात कहाँ करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है ना। दूसरा देखो, इनकम स्टेबलाइजेशन, यानी कि आय स्थिरीकरण। इनकम का स्थिर रहना क्यों जरूरी है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होते जाए अगर इनकम में, तो इससे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर वो भावना आ जाती, पता नहीं कल हमारा इनकम क्या है, ज़्यादा होगा या कम होगा, फिर वो पूरी अस्त व्यस्त हो जाता है पूरी लाइफ में, कह सकते हैं। तो एक स्थिरीकरण, इनकम जो है वो स्टेबलाइजेशन होना इकोनॉमी के अंदर बहुत जरूरी होता है, ताकि फ्लैक्चुएशंस कम हो, डिमांड सप्लाई बहुत बैलेंस में रहे। फिर क्या है, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की समृद्धि। अर्थव्यवस्था की समृद्धि का मतलब क्या है कि हम देश के अंदर में जो जीडीपी की बात करते हैं, जीएनपी की बात करते हैं, ये सब बढ़ता है जब देश के अंदर में, है ना, या फिर आउटपुट लेवल बढ़ रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होता है, तो हम इसे कहते हैं क्या, आउटपुट यहाँ पर बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, हम इसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरे टर्म में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी समझते हैं, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर है। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव देखा जाता है, मात्रात्मक रूप से हमारे देश में जीडीपी वगैरह बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लेकिन
जो हम दूसरे साइड में देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ पर जीडीपी को केवल नहीं देखा जाएगा, वहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि जीडीपी के बढ़ने से लोगों के कल्याण में बढ़ोतरी हुआ या नहीं। तो जीडीपी बढ़ना किसी देश के लिए अच्छा सूचक है या नहीं? तो बिल्कुल है, लेकिन वो सही सूचक नहीं है। जीडीपी जो है एक सूचक जरूर है आर्थिक विकास का या फिर आर्थिक समृद्धि का, लेकिन वो सही सूचक नहीं है, क्योंकि वो सही जानकारी आपको देगा ही नहीं। अगर किसी देश में आमदनी खूब ज़्यादा हो गया है लोगों की, लेकिन पहले जितना खरीद पा रहा था आज भी उतना ही सामान खरीद पा रहा है, तो काहे का जीडीपी? क्योंकि देखो जीडीपी का फॉर्म यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, जीडीपी को पहले कई चीज़ हम लोग कहते हैं क्या, फुल फॉर्म इसका देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब अपना घर, अपना देश, और पी फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब सर्विसेज भी आ जाएंगे इसमें, गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक देश के अंदर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं ना, एक देश के अंदर में एक वर्ष में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं उसके मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। चाहे तो वो विदेशी कंपनी हमारे यहाँ पर आकर के वस्तु तैयार करे या फिर हमारे अपने ही कंपनियों ने हमारे देश में फर्म ने जो है उत्पादन किया हो, वो अपना ही देश का जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, विदेशी कंपनी आकर के भी अपना देश में उत्पादन करेगा तो भी वो अपना ही देश का जीडीपी में कैलकुलेट होगा। लेकिन अपनी कंपनी कोई बाहर चली गई है और दूसरे देश में कंपनी स्थापित किया है और वहाँ से पैसे कमा कर अपने देश में डाल रहा है, ये जीडीपी में शामिल नहीं होता है, ये जीएनपी में शामिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए होंगे ये। अब देखो जीडीपी का एक फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी का फॉर्मूला इसको हम लोग लिखते हैं क्या, प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, यानी कि वस्तु का बाजार मूल्य क्या है प्लस में सेवाओं के बाजार मूल्य क्या है। तो जीडीपी का जो है वो फॉर्मूला अगर ऐसा होता है तो प्राइस बढ़ने से भी तो जीडीपी हमारा ज़्यादा दिखेगा, प्राइसेस दोनों का बढ़ जाए तब भी जीडीपी बढ़ेगा, और सप्लाई यहाँ पर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा हो जाएगा, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तब भी जीडीपी बढ़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ने से जीडीपी बढ़े तब अच्छा है या कीमत बढ़ने से बढ़े जीडीपी तब अच्छा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, और अगर जवाब गलत आता है तो हम अगले बार जीडीपी को में कंसेप्ट लेकर के जरूर आएंगे। ठीक है ना, चलिए फिलहाल ये मान लीजिए कि गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन जब देश में बढ़ता है ना, तो गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई, उपलब्धता ज़्यादा हो गई, तो इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं वो देश के लिए अच्छा सूचक होगा। लेकिन अगर केवल प्राइसेस बढ़ने से, वस्तुएं महंगी हो जाने से, सेवाओं महंगी हो जाने से अगर जीडीपी बढ़ाए, वो देश के लिए अच्छा सूचक नहीं माना जाता है। समझ गए होंगे। तो स्थिर मूल्य पर अगर जीडीपी की गणना की जाती है, यानी कि जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस, यानी कि प्राइस फिक्स है लेकिन उत्पादन बढ़ा है, तो उस स्थिति में देखिए जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस जो होता है इसे हम लोग कहते हैं रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, ध्यान रखिएगा यहाँ से पूछा जाता है। और दूसरा सवाल क्या बनता है सो देखिए, जीडीपी एट करेंट प्राइस, करेंट प्राइस मीन्स ये चालू वर्ष का मूल्य जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये कहलाएगा नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल यानी कि सिर्फ मौद्रिक, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, हिंदी में कहेंगे क्या इसको हम, तो मौद्रिक जीडीपी, और इसको कहते हैं हम लोग वास्तविक जीडीपी। समझ में आ गया होगा। स्थिर मूल्य पर वास्तविक जीडीपी, चालू मूल्य पर मौद्रिक जीडीपी। केवल मौद्रिक रूप से ज़्यादा पैसा आपके पास दिखेगा, हकीकत में आपकी औकात नहीं बढ़ेगी खरीदने की। समझ में आए चलिए, बहुत कठोर वर्ड यूज़ किए ना, औकात शब्द। चलिए आगे जाते हैं, देखें किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा इसके पीछे का जो क्वेश्चन था उसका डी हो जाएगा आंसर, बिल्कुल डी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं, यानी कि थ्रू विच मेथड वी कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। हम किस तरीके से जो है वो बैंक से पैसा निकालते हैं। एक तो विड्रॉल फॉर्म का तरीका है कि हम बैंक जाते हैं, अपना विड्रॉल फॉर्म भरते हैं, अकाउंट नंबर वगैरह पूरा डिटेल डालते हैं, अपना साइन करते हैं, अपना फ़ोन नंबर देते हैं, कितना अमाउंट निकालना है ये बता देते हैं, तो फिर कैशियर को थमा देते हैं कि लीजिए हमें आप पैसा दीजिए हमारे अकाउंट से निकाल करके। तो हम केवल विड्रॉल फॉर्म भरते हैं, हमें जो है वो सही पुष्टि करके फिर हमें मिल जाता है कैश। तो ये तरीका है विड्रॉल फॉर्म के माध्यम से। दूसरा चेक तो आप लोगों को मालूम ही है, चेक जो होता है किस टाइप का होता है देख लीजिए, इस टाइप का होता है। इसमें कुछ चीज़ें पहले से भरी होती है, कुछ चीज़ें हम लोग भरते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर साइन करना जरूरी है, फिर आप दे दीजिए, वो आपको चेक करके वेरीफाई करके आपको कैश थमा देते हैं। ठीक है, कैशियर। दूसरा क्या है, एक और ऑप्शन एटीएम। एटीएम से तो हम लोग पैसा निकालते ही हैं ना, तो एटीएम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ए फॉर होता है ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड। टी फॉर होता है टेलर। ठीक है, टेलर।
TELLER टेलर, और M4 होता है मशीन, मशीन यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ATM में क्या करते हैं हम लोग, ATM चुरा कर भाग जाते हैं, पैसा निकल जाता है या ATM ही तोड़ देते हैं? नहीं, ATM कार्ड होता है हम लोगों के पास, और वो ATM कार्ड जब हम लोग स्वाइप करते हैं तो हमारा पूरा डिटेल जो कि वहाँ पर लिंक है सर्वर के जरिए, तो वहाँ से हमारा जो है वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ इस कस्टमर का ये ATM कार्ड है। अब इसका जैसे ही OTP वगैरह या फिर पिन वगैरह सही इंटर करते हैं, वो हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो कैश हमें देता है, नहीं रहता है तो लिख देता है। अभी जो है टेम्पोरली इसमें कैश नहीं है चलिए आगे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, दूसरे सवाल का जवाब हो जाएगा डी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उस मनुष्य द्वारा दिया जाता है जिस पर कि वह कानूनन तौर से लगाया जाता है, ऐसा किसने कहा है? यानी कि अ टैक्स इज रियली पेड बाय द पर्सन ऑन होम इट इज लीगली इम्पोज्ड, हु सेड इट? ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था प्रोफेसर डाल्टन ने। क्या नाम था उनका? डाल्टन। ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष कर को जानने के लिए दो ही बात है, दो ही वर्ड है आपके लिए, एक होता है इंसिडेंस और एक होता है इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट मतलब किस पर प्रभाव पड़ा, और इंसिडेंस मतलब सरकार ने किस पर लगाया था, किस पर इम्पोज किया था। तो सरकार ने जिस पर टैक्स लगाया और उसी के पैकेट में उसका भार पड़ा, उसका असर पड़ा, तो इसका मतलब वो प्रत्यक्ष कर होगा। लेकिन लगाया गया किसी और पर और भरा किसी और ने, क्या होगा? अप्रत्यक्ष कर। समझ गए? तो यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को ध्यान रखने के लिए दो वर्ड है, इंसिडेंस और इम्पैक्ट। इंसिडेंस मतलब घटित होना, इम्पैक्ट मतलब किस पर असर पड़ा, किस पर भार पड़ा, ठीक है। चलो, तो सही जवाब मिल गया है आपको, डाल्टन हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उस मनुष्य द्वारा दिया जाता है जिस पर कि वह कानूनन तौर से लगाया गया है। आगे देखो, चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय उत्पाद एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा, सामान्य निवासी मतलब अपने देश की सामान्य जनता, ठीक है। तो राष्ट्रीय उत्पाद एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष के भीतर, है ना, एक वर्ष में यानी कि अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को जोड़ा जाता है। जैसे मैंने जीडीपी के बारे में कहा कि जीडीपी क्या है? एक देश में और एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य, अंतिम वस्तुएं होगी, केवल अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तु नहीं, अंतिम वस्तुएं या सेवाएं का क्या? बाजार मूल्य, ठीक है, बाजार मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। यानी कि एक देश में, कितना देश? जीडीपी एक देश, और कितना वर्ष? एक वर्ष। एक कौन सा वर्ष? एक वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष ध्यान रखिएगा, वित्तीय वर्ष के बारे में आपसे पूछ सकता है। वित्तीय वर्ष को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल, ठीक है, ईयर। इसी को हम लोग जो है जानते हैं कैसे? भारत के लिए 1 अप्रैल से लेकर के अगले वर्ष के 31 मार्च तक, 31 मार्च तक। जैसे कि 1 अप्रैल मान लीजिए कि ये आपका है 2022, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से कब तक होगा? 31 मार्च जैसे ही 2023 आएगा ना, आएगा नहीं, चला गया, तो इसलिए 31 मार्च 2023 को यानी कि खत्म हो गया 2022-23 का सेशन, ठीक है। 31 मार्च 2023, इसको हटाते हैं। 31 मार्च 2023 जैसे ही आता है तो आपका ये एक फाइनेंशियल खत्म हुआ। यानी कि अगर आप कहें 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च, ठीक है, कितना? 31 मार्च कितना? 2024, तो ये भी एक वित्तीय वर्ष है। तो इस ढंग से हम क्या कहते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो समय अवधि होता है ना, उसी हम लोग क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं। इसी वित्तीय वर्ष का अलग अलग नाम है भारत के अंदर में। सरकार इसे कहती है राजकोषीय वर्ष। सरकार क्या कहती है इसको? राजकोषीय वर्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सरकार क्या कहती है? राजकोषीय वर्ष कहती है। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं हम लोग फिस्कल ईयर, फिस्कल ईयर, फिजिकल मत बोल देना, फिस्कल ईयर। और इसे ही दूसरे अन्य जो है वो रूप में जानती है आरबीआई, वो यूज करती है लेखा वर्ष या लेखांकन वर्ष, ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग, ठीक है, ईयर। ये शब्द जो है वो आरबीआई यूज ज़्यादा करती है, ये गवर्नमेंट यूज करती है, और ये जो हमारे देश के वित्त मंत्री होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और जनरली सब कोई, ठीक है,
जहाँ पर वित्तीय मामले हैं। तो इस तरीके से ध्यान में आ गया होगा आपका राजकोषीय वर्ष, वित्तीय वर्ष और आपका लेखांकन वर्ष। एक ही समय अवधि है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का। आगे देखिए, अब यहाँ पर सवाल क्या किया था कि ऐसा डेफिनेशन किसने दिया है कि द सम टोटल ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन 1 ईयर इज नॉन एज नेशनल प्रोडक्ट। हु सेड इट? ऐसा किसने कहा था? कुजनेट्स ने कहा था। किसने कहा था? कुजनेट्स ने यहाँ पर जीडीपी का डेफिनेशन दिया था, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या जीडीपी के अंदर में मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल होगी? बिल्कुल भी नहीं, यानी कि नॉट इंक्लूडेड, है ना, नॉट इंक्लूडेड, शामिल नहीं किया जाता, नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। क्या क्या शामिल नहीं किया जाता? पहली चीज, ओल्ड जो प्रोडक्ट होता है या सेकेंड हैंड प्रोडक्ट होता है उसके प्राइस को हम शामिल नहीं करते हैं, ओल्ड प्रोडक्ट के प्राइस को। दूसरी बात, ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती वस्तुएं, ठीक है, इंटरमीडिएट, ठीक है, गुड्स, यानी कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती है, मध्यवर्ती, वो उनका मूल्य भी शामिल नहीं किया जाता, चूँकि अभी भी वो मूल्य और बढ़ने वाला होता है, यानी कि उस वस्तु का अभी फाइनल प्रोडक्शन नहीं हुआ। जैसे कि गेहूं से हमने मान लो आटा बना दिया, तो आटा डायरेक्ट थोड़े ना खाएंगे, उसे रोटी बना करके खाएंगे, है ना। तो रोटी हमारे लिए फाइनल गुड्स होता है और गेहूं जो है वो मध्यवर्ती वस्तु है, आटा भी क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है। तो मध्यवर्ती वस्तु का मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया, ठीक है। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं चीनी, हालांकि वो फाइनल गुड्स के तौर पर भी दिखता है, कुछ लोग डायरेक्ट फाँक जाते हैं, लेकिन उससे जो है अगर कुछ पकवान बना रहे हैं तो उस चीनी का वहाँ पर प्रयोग किया गया, तो चीनी क्या हो गया वहाँ पर? चीनी अगर बिस्किट में डाला जा रहा है, क्रीम बिस्किट के लिए, तो वहाँ पर चीनी क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा। चाय बनाने के लिए जब चीनी का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर चीनी क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है। समझ आ गया? तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि इंटरमीडिएट गुड्स और जो ओल्ड प्रोडक्ट होते हैं या सेकेंड हैंड प्रोडक्ट होते हैं वो जीडीपी में शामिल नहीं किए जाते हैं। जीडीपी में किसकी बात होती है? अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं की बात होती है। अब आखिरी सवाल पर आते हैं कि किसने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है, यानी कि हु सेड दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि वो कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था के कार्यकारिणी से संबंधित है? उनका नाम है सैपिरो। क्या नाम है? सैपिरो ने कहा था कि पूरी अर्थव्यवस्था के अध्ययन जो है किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के भीतर, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र सैपिरो, SS सैपिरो, है ना। चलिए, तो यहाँ पर सारे सवाल हो चुके हैं खत्म। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किया माइक्रो के साइड में, 5 क्वेश्चन किया मैक्रो के साइड में। टाइम जरूर ज़्यादा लगता है, लेकिन इस तरीके से जब आप कंसेप्ट को समझते हैं या सीखते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न एग्जामिनेशन में नहीं छूटता है। मिलते हैं हम फिर अगले किसी कंटेंट के साथ, तब तक रखते हैं इतना ही। जय हिंद।